आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी औपचारिक लेखन भाग 6, जो कि 10th तक जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए होता है। और ये सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको स्टार्टिंग में 1 इकाई 2 हिंदी में यूनिट्स को इकाई बोलते हैं। पहली इकाई का नाम है लेखन दक्षता का विकास और दूसरी इकाई का नाम है औपचारिक लेखन के प्रकार। इधर आप देखेंगे तो 5 चैप्टर फर्स्ट इकाई में है और 5 ही चैप्टर आपकी सेकंड इकाई में है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जो कि है कार्यालय हिंदी। इसमें आपको क्या बताया हुआ है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। कार्यालय हिंदी की अवधारणा को आप कैसे समझेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, इसकी कहाँ आवश्यकता होती है, किन क्षेत्रों में इनको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सब आपको पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। फर्स्ट आपकी प्रस्तावना पार्ट दे रखा है, इसको क्या प्रस्तावना। प्रस्तावना कार्यालय हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जो जिसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज के दौरान किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न विभागों में संबंधित शब्दावली का अधिक प्रयोग होता है। यह सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी या व्यावसायिक हिंदी से बिल्कुल भिन्न होती है। तो आपको प्रस्तावना में ही समझ में आ गया कि व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट। ठीक है, तो इसमें जो कार्यालय हिंदी होती है वो आपकी साहित्यिक हिंदी या व्यावसायिक हिंदी, या जो हम सामान्य हिंदी बोलते हैं, सामान्य जो हम डेली यूज में बोलते हैं वो, या साहित्यिक यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड, व्यावसायिक हिंदी, सब कुछ इन सब कार्यालय हिंदी से डिफरेंट है। ये वो हिंदी होती है जो किसी सरकारी दफ्तर में, कार्यालय में या प्रशासनिक काम में यूज होती है। वैसे तो अक्सर हमने देखा है कि इंग्लिश ही यूज होती है, बट अब भी कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं, ऐसे कार्यालय हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगी, हिंदी। तो उस हिंदी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्यालय हिंदी। प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं कार्यालय हिंदी। इसमें आपको आगे पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली कार्यालय हिंदी इज। तो देखिए, मनुष्य जिस समाज में रहता है स्वाभाविक तौर पर उस समाज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यानी कि संवाद करने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। अभी आपको इसमें स्टार्टिंग में भाषा के बारे में बताया हुआ है कि जो भाषा है वो निरंतर एक जैसी नहीं रहती, वो अपना स्वरूप बदलती रहती है। या तो क्या होगा, उस भाषा में अनेक नए शब्दों से उस भाषा का विस्तार होगा, या फिर उसी भाषा में कुछ शब्दों का प्रचलन न होने के कारण उसमें से वह जो शब्द होते हैं वो निकल जाते हैं। तो अभी हुआ ना चेंज, एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहता। आगे पढ़िए। भाषा के संबंध में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी और वाणी। आपने ये जरूर सुना होगा, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इसका अर्थ यही है कि आपने देखा होगा कि यूपी साइड जाएंगे तो वहां अलग भाषा मिलेगी। आप जहां बैठे हैं वहां भी फिलहाल हिंदी बोली जा रही है, लेकिन आसपास भी कहीं देखेंगे, थोड़ा सा भी डिस्टेंस चलेंगे, थोड़ा सा भी किलोमीटर चेंज होंगे तो आपका भाषा चेंज होगी ही होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक भारत जैसे राष्ट्र की बात की जाए तो निश्चित है कि भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदी को जानता है, बोलता है, और मतलब मोस्टली हम हिंदी ही यूज करते हैं। ठीक है, वैदिक कालीन संस्कृत से निकली भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक निकटता हिंदी के साथ है। अभी अभी तक भी मतलब वैदिक कालीन में निकली क्या थी, संस्कृत। और संस्कृत से जो मिलती जुलती हमारी जो भाषा हमें देखने को मिलती है उसकी निकटता हिंदी के साथ है। जिस तरह से संस्कृत भाषा वैदिक काल से निरंतर परिवर्तित होते हुए आधुनिक युग में अपना स्वरूप बिल्कुल बदल चुकी है, उसी तरह हिंदी के उदय के साथ वर्षों की यात्रा के उपरांत हिंदी विभिन्न अनुशासनों की सहचरी की भूमिका निभाते हुए निरंतर विकसित होती रही है। ये तो आपको कॉमन चीजें देखने को मिलती है, तो आई थिंक ये तो समझ में आ ही रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। उसका स्वरूप किसी एक अनुशासन में कुछ और होता है तो किसी अन्य अनुशासन में कुछ और। वर्तमान समय में हिंदी समाज के समक्ष जिस रूप में है उसके अनेक स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से स्वरूप हैं, देखिए। साहित्यिक हिंदी, ये हमने ही बनाए हैं। नॉर्मल हिंदी थी, बट जैसे जैसे यूज बढ़ रहे हैं उन्हीं से हमने डेवलप कर दिए। साहित्यिक हिंदी, सामान्य जन की हिंदी जो हम बोल रहे हैं। साहित्यिक हिंदी कौन सी होती है, जो हमें नॉवेल्स में, पोम्स में मिलती है। ठीक है, कविताओं में, उपन्यासों में हमें साहित्यिक हिंदी देखने को मिलती है। आगे है कार्यालय हिंदी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। और व्यावसायिक हिंदी, जो व्यवसाय में, व्यापार करने में यूज होती है, उसे व्यावसायिक हिंदी बोलते हैं। स्वाभाविक तौर पर साहित्यिक हिंदी से अभिप्राय साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रयोग किए जाने वाली सृजनात्मक भाषा से होता है। सामान्य जन की हिंदी अनौपचारिकता से युक्त होती है। जहां हमने अभी साहित्यिक हिंदी की बात आपको बताई, वहां पे क्या होता है, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है ताकि उनके अलग अलग अर्थ, रूप पता चल सके। वो तो हो गई हमारी साहित्यिक हिंदी। लेकिन सामान्य जन की हिंदी, जो हम और आप आपस में बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसमें हम कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, उसमें कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सामान्य जन की हिंदी। अब आपको थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन के लिए, आई नो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी काफी हद तक सेम है, बट इसमें डिफरेंस देखिए क्या है। वैसे तो कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग किसी भी कार्यालय के दैनिक कामकाज में प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्यावसायिक कार्यालयों की हिंदी इससे भिन्न प्रकार की होती है। अब कैसे भिन्न प्रकार की होती है, ये देखने वाली बात है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं लानी है कि कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी तो काफी हद तक सेम है, बट देखिए कैसे सेम है। इसलिए कार्यालय हिंदी को वर्तमान समय में सरकारी कार्यालयों में व्यवहार में ली जाने वाली हिंदी के रूप में ही जाना जाता है। ध्यान दीजिए, किस पे, सरकारी कार्यालयों पे। ठीक है, फिर इसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक कामकाज के दौरान किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित शब्दावली का अधिक प्रयोग होता है। वहीं व्यावसायिक हिंदी आपकी क्या होती है, जो औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, अब आगे आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक 4 पढ़ी, साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी जो आपका ये चैप्टर है ही,
फिर सामान्य जन की हिंदी और व्यावसायिक हिंदी। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप बैक करके रिवर्स करके इसे एक बार और समझ सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कार्यालय हिंदी का अभिप्राय। अभी तक तो हमने जो पढ़ा था वो बेसिक बेसिक था, आपको थोड़ा समझने की जरूरत थी। अब देखिए कार्यालय हिंदी सरकारी, पहले हम ऊपर से देखते हैं सामान्य तौर पर, मतलब इन जनरल हमारी, हम लोग क्या समझेंगे कि कार्यालयों में काम करने वाले लोग जब हिंदी में उस कार्यालय का कार्य करते हैं तो उसको कार्यालय हिंदी बोलेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उस हिंदी को हम कार्यालय हिंदी नहीं बोलते। एक्चुअल में क्या है, कार्यालय हिंदी सरकारी कार्यालयों और उससे संबंधित प्रतिष्ठानों में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी है, जिसे भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जाना जाता है। तो ये है कार्यालय हिंदी। राजकाज की भाषा होने के कारण ही इसे राजभाषा शब्द से संबोधित किया जाता है। अभी भी आप ध्यान दीजिए, मैंने राजभाषा बोला है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोला है। तो आगे देखिए, समाज का विस्तृत और व्यापक क्षेत्र होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए तथा व्यापार करने हेतु कार्यालयों की उपस्थिति के क्षेत्र में भी अनेक, इसलिए कार्यालय शब्द की व्यापकता के कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत सारे, हमारा जो एरिया है, समाज का जो एरिया है बहुत बड़ा है, विस्तृत है, व्यापक है, इसके कारण हमें कार्यालय बनाने पड़े, और इसी के कारण व्यवसाय और कार्यालय हिंदी में जो आपको भी कंफ्यूजन हो रही है वो हो रही है। सिंपल सी बात इसमें कह रखा है। फिर क्या है, प्रचलन और प्रयोग की दृष्टि से कार्यालय हिंदी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रयुक्त भाषा से लिया जाता है। तो आप किस चीज को कनेक्ट कर सकते हो, कार्यालय हिंदी एंड राजभाषा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपक्रमों के लिए सभी कार्यालय सरकारी कार्यालयों में पर गणित हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें एकदम क्लियरली बोल रखी है, संवैधानिक रूप से कार्यालय हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे संविधान में कार्यालय हिंदी के लिए कौन सी भाषा, कौन सी चीज का प्रयोग होता है, राजभाषा हिंदी। इसलिए कार्यालय हिंदी को समझने के लिए संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को जानना आवश्यक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें दे रखी है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के स्वाभिमान और उसकी गरिमा के अनुकूल हिंदी को 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं, कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। ये चीज तो आपने भी नोटिस करी होगी। तो इसको क्या स्वीकार कर लिया था, राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था स्वतंत्रता के पश्चात। उसी दौरान संविधान में यह प्रावधान भी सम्मिलित कर दिया गया कि अंग्रेजी 15 वर्षों तक हिंदी की सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक। तो आई होप दिस इज क्लियर कि हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर के बाद, मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद आपको ये डिक्लेयर कर लिया गया था। और अंग्रेजी 15 वर्षों तक सह राजभाषा रह सकती है, लेकिन विभिन्न संशोधनों और आपसी असहमतियों के कारण संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा होते हुए भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था की भाषा बनी हुई है। अब भी आप देखो कि हिंदी को राजभाषा बोला गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब भी हमारे इंग्लिश जो है, अंग्रेजी भाषा है, परिचालन में है। क्यों? क्योंकि असहमतियों के कारण और कुछ संशोधनों के कारण। समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी क्या प्रावधान है। राजभाषा क्या है, हमारी हिंदी। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो कब किया था ये, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 343 से 351 में। तो अध्याय 1 में आपके पास क्या है, अनुच्छेद 343, जिसमें क्या बताया हुआ है, संघ की राजभाषा। आपको 3 पॉइंट में बताया हुआ है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि के बारे में तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। तो सिंपल है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसका मतलब ये है कि भारतीय प्रणाली के अनुसार होंगे नंबर्स जो होंगे, लेकिन जो लिखने का तरीका होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा, मतलब जो हम इंग्लिश में लिखते हैं उनके जैसा होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान से के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। ये बात आपको इसी चैप्टर में पहले भी बोली गई थी कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 15 वर्षों तक। तो अब आगे क्या बोल रहा है, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों के में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, अर्थात अधिकार मिल सकेगा। कब मिल सकेगा, राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान। ठीक है, दौरान। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात। पहले आपको बताया कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है, फिर वो बोल रहे हैं दौरान। ठीक है, राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, कौन सी अवधि, 15 वर्ष की जो अवधि थी। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, पश्चात। कौन सी पश्चात, 15 वर्ष के पश्चात अंग्रेजी भाषा या अंकों की देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसका अर्थ है
कि अगर ऐसे कार्यों के लिए इस्तेमाल जो है इसका सीमित कर दिया जाएगा, लिमिटेड कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है जो रूल हमने पहले ही बनाया था वो आपका कंटिन्यू हो, ठीक है, उसको लिमिट कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गया, पहले आपका क्या है, फिर दौरान है और उसके बाद पश्चात है। 15 वर्ष की अवधि सेट कर दी गई थी, उसके उसके रूल्स हमें क्या है, उसके दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं वो बता दिया आपको 343 में, ठीक है। अनुच्छेद 344, ठीक है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, राजभाषा के संबंध में आयोग कैसे बने थे और समिति कैसे बनी थी। तो राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति, तो कुल मिला के कितने, 15 वर्ष की समाप्ति पर क्या करते हैं, आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करे। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में हमें क्या बोल रहा है, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे राष्ट्रपति को क्या क्या बताए। जो राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने आयोग बनाए थे, समितियां बनाई थी, उनका जो कर्तव्य होगा वो क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के बारे में उनको बताए। संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, मतलब उन पर रोक लगाना। अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, इन सब के बारे में उनको बताना, उनको समझाना, राय देना। संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट 2 का। अब पॉइंट 3 में क्या बोल रहा है, खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिश करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नतियों का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के साथ न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा खंड 2 में बोला, पॉइंट 3 में बोला है। फिर चौथे पॉइंट में क्या बोला है, एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 20 तो होंगे हमारे लोकसभा के सदस्य और 10 होंगे हमारे राज्यसभा के सदस्य। और वो मिलकर क्या करेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। पहले तो ये इनको हमने क्या कर लिया, गठित कर लिया। उसके बाद समिति का गठन होने के बाद क्या कर्तव्य होगा उनका, कर्तव्य ये होगा कि गठित आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करें और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दें। आई होप ये 5 पॉइंट्स क्लियर है। अभी 6 पॉइंट बच रहा है, हाँ थोड़े से टफ है, लेकिन अगर आप एक बार छोड़ के 2 बार पढ़ लेंगे तो फिर आई होप क्लियर हो जाएगा। आई होप कि हम हो ही जाएगा वो क्लियर। तो लास्ट पॉइंट कह रहे हैं, अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 के निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस समय पूर्ण प्रतिवेदन के या उसके भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। चाहे 343 अनुच्छेद में कुछ भी लिखा हो, लेकिन राष्ट्रपति अपने अनुसार उसको निर्देश दे सकता है। तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 343 यानी कि 343 और 344 कंप्लीट हो गए, जो कि अध्याय 1 में था। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं का मतलब होता है वो भाषाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इसके अंदर आपको अनुच्छेद 345, 346 और 347 देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अनुच्छेद 345 में क्या कह रहे हैं, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी, बट ऐसे बहुत ही सिंपली कहा हुआ है। अनुच्छेद 346 और 343 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार किया जा सकेगा। परंतु मतलब पहले इतना समझते हैं, वो बोल रहा है कि विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में या तो जो भाषा चलती है, राज्य मतलब किसी स्टेट में या कोई कॉमन भाषा चलती है, तो वो या एक से अधिक भाषा या फिर हिंदी, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। किस काम के लिए, शासकीय प्रयोजनों के लिए। लेकिन जब तक, आगे क्या बोल रहा है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंधन न करे, जब तक वो सेलेक्ट ना कर दे, तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ही प्रयोग किया जा रहा था। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 346। 346 में बहुत ही आसान है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 345 में हमने क्या पढ़ा, राज्य की राजभाषा, उसके अंदर ही अंदर यानी कि स्टेट की। अब बोल रहा है एक राज्य यानी कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अगर कम्युनिकेट करना है, या फिर किसी राज्य को या किसी स्टेट को संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, पत्रादि के लिए यूज करना है, तो उसके लिए कौन सी भाषा। तो संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी, ठीक है, जो तत्समय प्राधिकृत करी जाएगी। फिर परंतु यदि 2 या अधिक राज्य ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा, है ना, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद है अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या की किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये भी बहुत सिंपल है, यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र
बना दिया जाए या प्रयोजन के लिए शासकीय मान्यता दी जाए। तो है ना बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ हमारा हो जाता है अध्याय 2 समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। उसमें क्या बोल रहा है, उच्चतम न्यायालयों आदि की भाषा। तो हमारे 343, 44, 45, 46 और 47 ये वाले अनुच्छेद खत्म हो गए हैं। इसमें हमें देखने को मिलेगा 348, देन हमारे पास है 349, फिर अध्याय 4 शुरू हो जाएगा। तो हमारे अध्याय 2 खत्म हो गए, तीसरा शुरू करते हैं, अनुच्छेद 348। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों अधिक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसको समझना होगा। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक सांसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक आपको पहले तीनों स्टेप समझने, फिर आपको ये चीज पढ़नी है। क्या? संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाली सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधन के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्रतिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानमंडल द्वारा पारित कोई अधिनियम हो, राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों हो, इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी विधि हो, मतलब वो सब किसमें होंगे? अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत होंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राकृतिक कर सकेगा, परंतु इस खंड की कोई ऐसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेशों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है जो खंड के उपखंड क में बताया हुआ है वो ही लागू हो, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है आपसे खंड 1 के उपखंड ख, अभी हमने क्या पढ़ा, ये ख है, में किसी बात के होते हुए भी चाहे कितना ही कुछ भी लिखा हो, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा का विहित किया है, उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्रतिकृत पाठ समझा जाएगा। आई होप ये क्लियर है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 349 क्या कह रहा है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विधियां यानी कि मेथड्स, अधिनियमित मतलब लागू करने के लिए क्या विशेष प्रक्रिया होती है। तो इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए कि खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने के लिए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। तो ये तो काफी सिंपल सा था। आपको जो ऊपर पढ़ा है अपने 348 के खंड 1 और 344 के बारे में, वो सब ही है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 का विशेष निर्देश, जिसमें आपको अनुच्छेद 350 का खंड क है और अनुच्छेद 351 मिलेगा। 350 में कह रहा है, व्यथा के निवारण के लिए अध्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, व्यथा यानी कि कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, अध्यावेदन यानी कि निवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति यानी कि स्थिति के अनुसार संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकारी होगा। अनुच्छेद 350 का क्या कह रहा है, खंड क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में मिलेगी। ये आपको 350 के खंड क में बोला हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी स्टेज पर जो बच्चे होते हैं और जो अल्पसंख्यक वर्गों में से आते हैं उनको शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी। शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। जैसे जैसे राष्ट्रपति को पता लगेगा वो कुछ भी ऐसा आदेश दे सकते हैं और किसी भी राज्य को दे सकते हैं। फिर अनुच्छेद 350 का खंड ख क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए विशेष अधिकारियों को चुना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए क्या बोलता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षों पे
यानी कि रक्षा करने के लिए उपायों से संबंधित सभी विशेष विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट दें, विवरण दें, ठीक है। और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा, जिससे कि सॉल्यूशन हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। अनुच्छेद 351 क्या कह रहा है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक, संस्कृति, सांस्कृतिक सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में व निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मात करते हुए जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता मतलब जो खो चुकी हैं अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान था। और आपके यहाँ पे 351 अनुच्छेद खत्म होता है। हमने जितने भी अनुच्छेद पढ़े हैं यहाँ पे खत्म होते हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है अनुच्छेद 120 क्या बोल रहा है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में निर्देश दिया गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या फिर किसी भी सदन का कोई भी सदस्य जो हिंदी या फिर अंग्रेजी में अभिव्यक्ति कर पाने में सहज नहीं है, जिसको हिंदी और इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है, वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करेंगे। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 क्या कह रहा है? इसी तरह अनुच्छेद 210 के द्वारा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में निर्देश देते हुए लिखा गया है कि राज्य के विधानमंडल अपना कार्य अपने अपनी भाषा अपने अपने राज्य की भाषा या भाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में कर सकेंगे। अलग अलग समयों पर इन संवैधानिक प्रावधानों में अनेक अनुच्छेदों तथा उपबंधों द्वारा कार्यालय हिंदी के समुचित प्रयोग के संबंध में सरकार द्वारा अनेक निर्देश जारी किए गए, जिससे हिंदी को कार्यालय में प्रयोग की भाषा बनाया जा सके। तो आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट में ये लाइन कहा गया है कि जो इतने सारे अनुच्छेद जारी किए गए हैं, इतने सारे उपबंध और कार्यालयी हिंदी के लिए जो भी ये सब कुछ बनाया है, इस समय समय की वजह से बनाया है, जब जब क्या क्या यूज हो रहा है। ठीक है। अलग अलग समयों पर संवैधानिक प्रावधानों को बनाया गया है। बोध प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। तो कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है? हमने अभी ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कार्यालय हिंदी से अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक कार्यों और सरकारी कार्यों में किया जाता है। फिर है साहित्यिक हिंदी का क्या अर्थ है? साहित्यिक हिंदी वह होती है जो काव्य, कथा, उपन्यास, नाटक आदि जैसे साहित्यिक रचनाओं में प्रयुक्त होती है। यह भाषा भावनात्मक, कलात्मक और अलंकारिक होती है। इन सब चीजों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, बहुत ही आसान है। संपर्क भाषा से क्या आशय है? संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो संपर्क भाषा से आशय ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद स्थापित करने के माध्यम बनती है और भारत में हिंदी को एक प्रमुख संपर्क भाषा माना जाता है। आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर, क्योंकि इनका आंसर एक या दो पंक्तियों में देना था तो इतना इनफ है। आगे हमारे पास है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। तो ये कह रहा है पूर्व में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में की जाने वाली हिंदी से है, इसलिए भारत सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी वर्ग के लोग इस भाषा का प्रयोग कार्यालय संबंधी कार्य के दौरान कर सकते हैं। और कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम 1976 में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था। फिर देखिए, इसके अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, कार्यालय और उसके विभाग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति, प्राधिकरण, संस्थान या उससे कोई भी कार्यालय, केंद्र, ये सब आते हैं इसके अंडर। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों का कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों में रूप मान्यता प्राप्त है। जो जो ये सब आपको ऊपर दिए हुए हैं ना, इनमें सबको क्या कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। लेकिन प्रशासन ने इन व्यवस्थाओं को निर्धारित करते समय भारत के सभी राज्यों को क, ख, ग तीनों क्षेत्र में विभाजित किया था। तो क क्षेत्र के अंदर कौन आते हैं? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली संघ शासित प्रदेश। फिर ख में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा अंडमान और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। ग क्षेत्र के अंतर्गत क तथा ख क्षेत्र के राज्यों और संघ क्षेत्रों के अतिरिक्त है। तो चलिए हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न सरकारों को समाज के साथ सहजता रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए कार्यालय हिंदी का प्रयोग न केवल उचित है बल्कि इससे उसकी कार्य प्रणाली में भी सरलता आती है। सरलता क्यों आती? ताकि वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना लोगों से, इसलिए यह हिंदी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राजभाषा के रूप में जानी जाती है। यह पूर्णतः मानक एवं परिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसके प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर हमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम ये अभ्यास प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कार्यालय हिंदी को परिभाषित कीजिए, तो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देना। किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कार्यालय हिंदी के संबंध में विचार किया गया, स्पष्ट कीजिए। कार्यालय हिंदी सामान्य जन द्वारा बोले जाने वाली भाषा में
वाली हिंदी से किस प्रकार से भिन्न है। सामान्य जन की हिंदी और कार्यालयी हिंदी, ये तो आपको साफ पता है कैसे डिफरेंसेस में डिफरेंस लिखना है, लिख दीजिए एंड इट्स ऑल डन। करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।